हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अब आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। पहली रिपोर्ट बेरोजगारी पर है, जो कुछ राहत देती नजर आ रही है। नवंबर के महीने में बेरोजगारों की संख्या में 34 लाख की कमी आई है, लेकिन सिर्फ 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद श्रम बाजार में सुस्ती आ गई और लाखों लोगों ने श्रम बाजार छोड़ दिया। हालांकि देश में बेरोजगारी दर घटी है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। सरकार को युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के कदम उठाने चाहिए। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। संसद में अडानी और यूपी के संबल हिंसा मामले पर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में सपा और टीएमसी शामिल नहीं हुए। कांग्रेस नेताओं के कुछ बयानों पर काफी हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि संबल में हुई हिंसा चुनावों के कारण और एक सोची समझी साजिश का परिणाम है, लेकिन विपक्ष के प्रदर्शन में सपा और टीएमसी की गैर मौजूदगी से इंडिया गठबंधन में दरार साफ नजर आई। इधर संसद में इंदिरा गांधी के नाम को लेकर भी हंगामा हुआ। संबित पात्रा ने एक पुराने केस का जिक्र किया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के रिश्तों में कुछ सुधार हुआ है। पूर्वी लद्दाख में सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन एलएसी के कई इलाकों में अभी भी विवाद जारी है। संसद में महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष ने आवाज उठाई। आलू की बढ़ती कीमतों पर हंगामा हुआ, जबकि बंगाल झारखंड के विवाद और व्यापारियों की हड़ताल पर भी चर्चा हुई। किसानों से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में देश के किसानों पर कुल 14 लाख करोड़ का ऋण हो चुका है, लेकिन अब यह आण बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। यानी देश में किसानों द्वारा लिया जाने वाला कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव का भी कहना है कि विकसित भारत के लिए छोटे किसानों की आय बढ़ाना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि क्षेत्र में छोटे किसानों का वर्चस्व प्रमुख है और उनकी आय बढ़ाने से ही देश के विकास में गति आएगी। इसी बीच संसद के राज्यसभा में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक भी पारित हो गया है। इससे पेट्रोलियम और गैस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने इस कानून के कई लाभ गिनाए। सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब एक बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे। अभी तक केवल 1 नॉमिनी जोड़ने की अनुमति थी। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा से पारित हो चुका है। ये संशोधन बैंकिंग प्रक्रिया को अधिक लचीला और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने में मदद करेगा। अब एक बैंक अकाउंट में आप 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे, जिसमें आप अपने परिवार के सदस्य जैसे भाई बहन, पति पत्नी या रिश्तेदार को नॉमिनी बना सकते हैं। इसके अलावा इस बैंकिंग अमेंडमेंट बिल में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जो आम आदमी के लिए कई फायदे लेकर आएंगे। साथ ही इस बिल के जरिए अनक्लेम्ड अमाउंट को उसके सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाना भी संभव होगा। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सदस्यों को चेतावनी दी कि यदि स्थगन जारी रहा तो रविवार को भी सदन की कार्यवाही होगी, क्योंकि पिछले 6 दिनों से संसद का शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ का दौरा किया, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें गुलामी पर आधारित आपराधिक सिस्टम से मुक्ति मिल चुकी है और अगले 3 साल में पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। चंडीगढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि तारीख पर तारीख के दिन अब खत्म हो गए हैं और भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनी अड़चनों को भी दूर किया जाएगा। उन्होंने उन 3 नए कानूनों की समीक्षा की, जिनमें हाल ही में सरकार ने संशोधन किया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अंग्रेजों के जमाने के कानून भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए थे, लेकिन अब देश उन पुराने कानूनों को पीछे छोड़ चुका है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन की ताजा रिपोर्ट की।
क्या आप जानते हैं कि सरकार के कुल जीएसटी कलेक्शन का 75% हिस्सा रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे साबुन और तेल से आता है। इन वस्तुओं पर सरकार करीब 18% तक टैक्स वसूलती है। ये जानकारी खुद लोकसभा में वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है। जीएसटी को लेकर कुछ और दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है। उदाहरण के लिए गुजरात में पिछले 4 सालों में जीएसटी चोरी के 12,800 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 101 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो लोग ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनने के शौकीन हैं, उन्हें यह खबर ध्यान से सुननी चाहिए। दिसंबर के महीने में लग्जरी आइटम्स महंगे हो सकते हैं क्योंकि जीएसटी दरों में वृद्धि की संभावना है। सिगरेट पीने वालों के लिए भी यह झटका हो सकता है क्योंकि सिगरेट, गुटखा और तंबाकू जैसे उत्पादों पर जीएसटी दर 25% से बढ़ाकर 35% करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स भी महंगे हो सकते हैं क्योंकि सरकार एक नया जीएसटी स्लैब बनाने की योजना में है। इस वजह से रोजमर्रा की इन चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, इस महीने 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसी अटकलें मीडिया में चल रही हैं, लेकिन सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने इन खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सीबीआईसी ने स्पष्ट किया कि जीएसटी दरों में बदलाव से जुड़ी खबरें फिलहाल सिर्फ कयास हैं, क्योंकि परिषद में ऐसा कोई विमर्श नहीं हुआ है। इस संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ट्वीट भी जारी किया है, जिसे आप उनके नोटिस में देख सकते हैं। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए चिप निर्माण से जुड़ी कई सामग्रियों के निर्यात पर रोक लगा दी है। वहीं भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया है। इस संशोधन का कारण हाल ही में आई तिमाही जीडीपी वृद्धि दर है, जो 5.5% से भी नीचे गिर गई। इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने भारत की विकास दर के पूर्वानुमान में कटौती की है। बजट 2025 को लेकर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की संभावना जताई गई है। खबर है कि इस बजट में 18 महीने का डीए और एरियर दिया जा सकता है। 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होगा और इसमें इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी भी चल रही है। इस विषय पर वित्त मंत्री के साथ विचार विमर्श जारी है। अब बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी एक अच्छी खबर की। ग्रेप 4 प्रतिबंधों के चलते प्रभावित श्रमिकों को दिल्ली सरकार ने राहत देते हुए मुआवजे की घोषणा की है। आपको बता दें कि हाल ही में वायु प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई थी, जिससे 90,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। दिल्ली सरकार ने इन श्रमिकों को 88,000 रुपए मुआवजे के रूप में देने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में पहली बार ट्रैफिक पुलिस ने एनसीआर जिलों के डीसीपी के साथ एक टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित वाहनों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश से पहले ही रोकना और चालान काटना है। आम आदमी पार्टी सरकार की यह पहल वाकई सराहनीय है। दिल्ली से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। कपड़ा और फोम बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे वहां रखे गैस सिलेंडरों में धमाके हो गए। इन धमाकों के कारण आसपास के मकानों में दरारें तक आ गईं। यह हादसा दिल्ली के जौहरीपुर इलाके में हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। वहीं रोजगार से जुड़ी एक सकारात्मक खबर भी आ रही है। दिल्ली में जल्द ही 15,000 वैकेंसी निकाली जाएंगी। यह बड़ी घोषणा दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना की ओर से की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 15,000 नए होमगार्ड्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
तुष्टीकरण की राजनीति में एक बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में ध्वनिमत से वक्फ बिल वापसी का प्रस्ताव पारित करवा लिया। इसके साथ ही वक्फ बिल संशोधन की वापसी का प्रस्ताव भी पश्चिम बंगाल में पारित हो गया है। अब नौकरी पेशा लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ईपीएफ खाता धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल ईपीएफ के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति महीना है, जिसे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। श्रम मंत्रालय और सरकार के बीच इस पर चर्चा जारी है। साथ ही पेंशन स्कीम में यह प्रावधान जोड़ा जा सकता है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को पेंशन राशि मिलती रहे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस योजना में केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी एक अहम अपडेट सामने आया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश सीजेआई अलग हो गए हैं और अब यह मामला 6 जनवरी से एक नई बेंच सुनेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हैरेसमेंट के मामलों में हर राज्य को एक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। इसके अलावा पीओएसएच मामलों में अभियुक्तों की सुविधा के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आइए अगली अहम खबर पर नजर डालें। एफएसएसएआई ने पैकेज्ड पानी और मिनरल वाटर को हाई रिस्क फूड कैटेगरी में शामिल कर लिया है। जो लोग अक्सर बोतल बंद पानी पीने को एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, उनके लिए यह खबर चौंकाने वाली हो सकती है। भारत की फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई ने यह कदम उठाते हुए स्पष्ट किया है कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। इसका मतलब है कि इनका अत्यधिक सेवन आपके शरीर के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आरबीआई की एमपीसी मीटिंग 2025 रन की। फरवरी में होने वाली इस बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 2024 की अंतिम एमपीसी बैठक 4 से 6 दिसंबर के बीच होगी, लेकिन नए साल की पहली बैठक में लोन की ब्याज दरों में कमी के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यह संभावित बदलाव कई लोगों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। आइए भारतीय सेना से जुड़ी एक शानदार खबर पर नजर डालें। रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत को और अधिक बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में मंत्रालय ने 2,77,262 रुपये करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों के तहत भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक अटैक क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। साथ ही लगभग 2,22,000 करोड़ के 5 प्रमुख रक्षा प्रस्तावों को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी बाइडेन सरकार ने भी भारत को अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की बिक्री की मंजूरी दी है। इसमें AA-600R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट की आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है, जो भारतीय नौसेना की ताकत को और भी अधिक बढ़ाएगा। सरकार की योजना के अनुसार आने वाले समय में नौसेना के बेड़े में 26 राफेल विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। यह कदम पड़ोसी दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बेहद अहम साबित होगा। सभी उपकरणों को अंतिम मंजूरी के बाद ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार किया जाएगा। भारत में भारतीय नौसेना का INS विक्रांत अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत होगा, जो समुद्री इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। देश के बोट परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदूषण के कारण उन्हें दिल्ली आने का मन नहीं करता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी का प्रदूषण इतना ज्यादा है कि अक्सर उन्हें संक्रमण हो जाता है। इसके अलावा राजनीति को लेकर भी उन्होंने एक विचार साझा किया। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति एक ऐसा महासागर है जहां अतृप्त आत्माएं होती हैं और हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि सभी की ख्वाहिश होती है कि वे अपने पद से ऊंचे पद पर पहुंचे। इस तरह से उन्होंने राजनीति से जुड़े लोगों का काला सच बेबाकी से उजागर किया।